बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद भूचाल आ गया है। आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने औरतों की इज्जत और एहतराम के बारे में बात की और फिर उन्होंने पूछा कि हु आर यू, यानी आप होते कौन है। औरतों की इज्जत के बारे में उन्होंने बड़ी बात की आर्मी चीफ ने। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जो अपोजिशन ने बताया कि जनाब जो कुछ औरतों के साथ हुआ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर, और जो इन हुकूमतों ने जिनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग सपोर्ट हासिल है और इन हुकूमतों के जरिए से जो कुछ औरतों के साथ किया गया, हुकूमत भी जो है मिलिट्री बैक्ड हुकूमत है, और जो कुछ इन्होंने किया फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अपोजिशन ने, पाकिस्तान के आम शहरियों ने, ओवरसीज ने वो तमाम रिकॉर्ड निकाल के सामने रख दिया। तहरीक इंसाफ में जितने इख्तलाफात थे वो आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद खत्म हो गए, और सारी की सारी तहरीक इंसाफ का जो फोकस है वो आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद इस बात की तरफ हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि जुल्म भी हमारे खिलाफ हो और फिर हमारे खिलाफ ही बात की जाए, ये मुमकिन नहीं है। अब इसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। मेहरबानो कुरैशी साहिबा वो ये कहती हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक खवातीन की इज्जत नहीं है? क्या हम इस कौम की बेटियां नहीं हैं? याद रहे, इस्लाम में खवातीन की इज्जत को लेकर कोई दोहरा मेयार नहीं है। ये मेहरबानो कुरैशी ने कहा। सनम जावेद ने कहा कि खवातीन की इज्जत पर भाषण देने वाले मुनाफिक को कोई बताए। डॉक्टर यास्मीन राशिद 2 साल से जेल में नाहक कैद हैं। इसके बाद जनाब एक स्टेटमेंट शहर बानो कुरैशी, ये छोटी बच्ची है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे कम उम्र कारकुन है। तो इनका कहना है जी कि वाकई इस्लाम ने बहुत इज्जत दी है औरतों को। तो वो कौन थे जिन्होंने औरतों को सड़कों पर घसीटा? वो कौन थे जो उनके बेडरूम्स में घुसे? वो कौन थे जिसने शहरियार अफरीदी को बेटियों की धमकियां दी? वो कौन थे जिन्होंने नाहक औरतों को कैद में रखा? ये शहरबानो छोटी बच्ची ने भी ये सवाल उठाया है। और इसके बाद जी हमाद अदर साहब का एक स्टेटमेंट है। हमाद अदर साहब क्या कहते हैं? आर्मी चीफ अगर खवातीन की इज्जत के बारे में जानना चाहते हैं तो रेहाना डार समेत उन तमाम खवातीन से गुफ्तगू कर सकते हैं जिन पर पुलिस और नामालूम अफराद ने जुल्म किया। सादुल्ला बलोच और शाह महमूद कुरैशी से बात कर लें जिनके घर की खवातीन को अगवा किया गया, यानी वो बहू भी उठा ली थी ना शाह महमूद कुरैशी साहब की। अगर कोई कसर रह जाए तो आदम सवाती वाला सानेहा भी मौजूद है। ये जनाब हमाद अदर साहब का स्टेटमेंट है। मियाँ वकास महमूद साहब ने एक ट्वीट किया, मुझे बड़ा तकलीफ हुआ वो पढ़ के, और मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मियाँ वकास साहब कहते हैं जी कि मेरी अजीम माँ, मेरी बहादुर माँ, मेरी दलेर माँ। इमरान भाई आपको आप बीती बताता हूँ। जिस रात इनके साथ ये वाकया हुआ मैं मुल्क छोड़कर जा चुका था। माँ जी लहूलुहान थी। इकलौती छोटी बहन का बाजू तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, मेरे 2 भाइयों को अगवा करके ले गए। जब इनकी वीडियो गली के एक लड़के ने मुझे भेजी, लगता था जैसे कयामत टूट पड़ी है। मैंने कॉल की और कहा कि अभी मैं मुल्क वापस आ रहा हूं। मेरी मां रोते रोते एकदम खामोश हो गई। मुझे कहा खबरदार ऐसा सोचना भी नहीं, तुझे ढूंढ रहे हैं, तू पकड़ा गया तो पता नहीं दरिंदे तेरे साथ क्या करेंगे। सब कुछ उजड़ चुका था, फिर भी नहीं। मेरी मां ने कहा कि पार्टी छोड़ दो, मेरे बेटों को वापस लाओ। कहती है बेटा हम नहीं कहते पीटीआई छोड़ो, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, यहां मैं हूं ना, बर्दाश्त कर लेंगे, बुरा वक्त है गुजर जाएगा, तुम अपनी आवाज पहले से ज्यादा ताकत से उठाओ। मेरा पुत्र बिल्कुल परेशान नहीं होना, सच का साथ दे रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक अनपढ़ सीधी सादी मां मुझसे कहीं ज्यादा नजरिया इमरान को पहचान चुकी थी। ये मियाँ वकास महमूद साहब का स्टेटमेंट है। कासिम सूरी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं कि वो शख्स जिसने हमारी माओ बहनों के दुपट्टे खींचे वो हमें बताता है कि औरतों का एहतराम क्या होता है। आज तुम्हें वो मां बहनें जिन्हें तुमने जेलों में बंद किया, जिनकी इज्जतों पर तुमने हाथ डाला, वो बता रही हैं कि तुम कौन हो। ये कासिम सूरी साहब का स्टेटमेंट है, ये भी आपके सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के ऊपर एक जवाब दिया है, और ये अपने ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा जनाब मुल्क के खिलाफ खेली गई रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश के बाद आपकी पुष्ट पनाही में जो जुल्म और फस्तायत की अंधोनाक दास्तानें रकम हुई हैं, इनका निशाना इस कौम की माएं, बहनें, बेटियां भी बनी। आज आप किस तरह अपने सफाक चेहरे पर यह मजहब और इखलाकियात का मास्क चढ़ाकर दीन में खवातीन के मकाम पर भाषण दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2.5 साल में औरतों को घसीटा, उनकी चादर खींचना, उन पर इद्दत जैसे घटिया मुकदमा बनाना, उन्हें पाबंदे सलासल करना, घरों का तकद्दुस पामाल करना, ये सब आपके इस बयान के मुनाफी है। आपने खतूत तो नहीं पढ़े, लेकिन अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अवामी रद्द-ए-अमल जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि अवाम हकायक से बखूबी वाकिफ है।
ये आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट था उसके बाद है। स्टेटमेंट आर्मी चीफ का औरतों के हवाले से ये था कि चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बीवी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, फिर तुम कौन होते हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कोई इसे नहीं छीन सकता। ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट था। और उसके बाद फिर जो स्टेटमेंट आए एक के बाद एक के बाद एक, और वो वीडियोस और तमाम चीजें लोगों ने निकाल कर लगाई जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ की गई है। अगर कोई ये कहेगा ना कि 9 मई की वजह से की गई है, तो मैं आपको दर्जनों ऐसी वीडियोस दिखा दूंगा और दर्जनों ऐसी चीजें निकाल कर ले आऊंगा जो 9 मई से पहले की हैं। यास्मीन राशिद के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई 9 मई से पहले हुई। बहुत सारी और खवातीन के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई वो 9 मई से पहले हुई। 9 मई से पहले जो है वो बहुत सारी खवातीन के ऊपर अटैक किया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सब कुछ 9 मई से पहले भी हो रहा था। नाज़रीन, आर्मी चीफ के बयानात के हवाले से मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं। इससे पहले जब आर्मी चीफ बयानात देते थे ना, तो वो बड़े ओपन बयानात होते थे, यानी उनमें क्लैरिटी होती थी। वो पता चलता था कि किसके बारे में कह रहे हैं, और जिसके बारे में कहते थे क्लियरली उसका नाम लेके उसको मुखातिब करते थे। अभी ये जो स्टेटमेंट आते हैं ना, ये स्टेटमेंट्स ग्रे एरिया में होते हैं। होता क्या है कि आर्मी चीफ स्टेटमेंट देते हैं, उसी स्टेटमेंट को आप इस्तेमाल कर दें दहशतगर्दों के खिलाफ, उसी स्टेटमेंट को आप इस्तेमाल कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार रही है, लिहाजा ये स्टेटमेंट ज्यादातर उनकी तरफ आ जाते हैं। और जो हुकूमत है या हुकूमत के लोग हैं वो करते ये हैं कि आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को उठाते हैं और पीटीआई के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, और हुकूमती सहाफी, हुकूमती लोग या टाउट्स हैं, वो ये कहते हैं जी आर्मी चीफ अब नहीं छोड़ेंगे पीटीआई को, और अब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया, आर्मी चीफ का स्टेटमेंट ये बता रहा है कि वो पूरे अज़म के साथ अब पीटीआई की खैर नहीं है। तो फिर पीटीआई का रद्द-ए-अमल भी आता है। तो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ जो स्टेटमेंट देते हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ होने चाहिए कि आया ये स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ है, या ये स्टेटमेंट अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ है, या ये स्टेटमेंट टीटीपी के खिलाफ है, दाइश के खिलाफ है, फितनतुल खवारिज के खिलाफ है, या किसी सियासी जमात के खिलाफ है। वो क्लैरिटी जब आएगी ना, जब मुखातिब करके वो कहेंगे, तो फिर ये ग्रे एरिया खत्म हो जाएगा। जो ग्रे एरिया वाले स्टेटमेंट है ना, इनमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब आर्मी चीफ का एक और बयान है, और ये बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पहले आपको बयान पढ़ के सुनाता हूं उनका, उसके बाद इस बयान के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है कि जब तक कौम फौज के पीछे खड़ी है, खसूसन हमारे नौजवान, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर आप दुश्मन के साथ लड़ेंगे, दहशतगर्दों के साथ लड़ेंगे, मुल्क की हिफाजत करेंगे, तो कौम बिल्कुल फौज के पीछे क्या, फौज के शाना बशाना खड़ी हो जाएगी। यानी पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी होगी जब दुश्मन के साथ फौज लड़ेगी, जब अपनी सरहदों को महफूज बनाएगी, जब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेगी, जब अपने लोगों की हिफाजत करेगी। तो लोग फौज के पीछे नहीं खड़े होंगे, लोग फौज के शाना बशाना आगे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब यही फौज सियासत में मुदाखलत करेगी, यही फौज इंसानी हुकूक की पामालियां करवाएगी, यही फौज अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेगी, यही फौज आइन और कानून को अगर तोड़ेगी, तो फिर मैं एक बात आपको कहता हूं कि आपका स्टेटमेंट है ना कि कौम फौज के पीछे खड़ी है, तो वो बच्चे की बात याद है ना, पीछे देखो, पीछे तो देखो। तो अगर आप सियासत में मुदाखलत करेंगे, आइन और कानून को तोड़ेंगे, और आप जो है वो वही चीजें करेंगे जो इससे पहले भी डिक्टेटर्स करते रहे हैं, यानी आप मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करवाएंगे, तो जब ये सारी चीजें होंगी ना, तो फिर कौम, आप कह रहे हैं पीछे खड़ी है, तो पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे नहीं खड़ी। फिर कौम पीछे तब खड़ी होगी जब पीछे क्या, शाना बशाना खड़ी होगी, जब दुश्मन के साथ फौज लड़ेगी। लेकिन जब फौज को इस्तेमाल किया जाएगा या एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाएगा अपने लोगों के खिलाफ, जैसा कि किया गया है, यानी मैं इंडिया के साथ जब, या किसी और मुल्क के साथ, या किसी दुश्मन के साथ फौज लड़ेगी तो उसके साथ खड़ा होऊंगा। लेकिन अगर मुझे ही उठा के हुकूमत खाने में डाल देगी, तो फिर मैं कहां खड़ा होऊंगा? फिर तो ना मैं खड़ा होऊंगा, ना मेरे घर वाले खड़े होंगे, ना मेरे दोस्त खड़े होंगे, ना मेरे शहर के लोग खड़े होंगे, ना मेरे मुल्क के लोग खड़े होंगे। वो नहीं खड़े होंगे। पीछे देखो, नहीं खड़ा है कोई। ये वो बच्चे वाली जुबान के अंदर मैं बता रहा हूं ताकि आसानी से समझ आ जाए सबको। अब नाजरीन, मुराद सईद साहब ने 2-3 स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तानियों का। उन्होंने कहा जी करक की अवाम अपने अमन के लिए निकल आए हैं, अब आपका काम है कि इनकी आवाज़ हर जगह पहुंचाना। जब सिक्योरिटी के जिम्मेदारान पार्लिमान, अदलिया, मीडिया, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे फतह करने के बाद चलगोजे की काश्त और खेती बाड़ी में मसरूफ हों, जब उनकी तमाम तवानाइयाँ मुल्क के मकबूल तरीन लीडर और उनकी पार्टी को कुचलने और उनके खिलाफ बयानियाँ बनाने में मसरूफ रही हों, जब हिफाजत करने वालों से ही आपको खतरा हो, तब आपको अपना अमन खुद बहाल करना पड़ता है। जब आग घर की दहलीज पर हो और आग बुझाने वाले आग भड़का रहे हों, तो अपने घर और अपने प्यारों को खुद बचाना पड़ता है। मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क हमारा है, ये घर हमारा है, और हमने मिलकर तमाम सियासी वाबस्तगियों, जात पात, कौमियत से बालातर होकर इसको बचाना है। 2022 में जब मालाकंड, स्वात, दीर, बुनेर में ये जंग लाई गई थी, तो 2 मरतबा हमने अपने जोरे बाजू से इनको निकाला था।
अब साबका फाटा और जनूबी इजला से इनको निकालने का अज़म करना है। करक आगाज है। मेरे मोहम्मद, बाजोड़, लकी मरवत और वजीरिस्तान, टांक, डीए खान और खैबर के गैरतमंदों तैयार रहो। इंशाअल्लाह जल्द मिलकर वहां भी अमन के परचम के साए तले निकलेंगे और फिर दीर, बाजोड़ से लेकर बलूचिस्तान तक सबको मुत्तहिद करके पिंडी इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आपने चौकीदारी छोड़कर सियासत शुरू कर दी है। हमने फिलहाल अमन का परचम थामा है। इससे कबल के आपका काम कौम संभाल ले। अपने मोर्चों पर वापस जाओ। अपने डालरों के लिए हमें आग में मत धकेलो। हमारे घर, हमारी जानें, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल बराए फरोख्त नहीं है। ये जनाब स्टेटमेंट है मुराद सईद का, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। और वो फौज से ये कह रहे हैं कि आप अपने मोर्चों में जाइए, हमें अमन चाहिए और दीगर चीजों के अंदर जो मुदाखलत कर रहे हैं वो मुदाखलत ना करें। पाकिस्तान की देखें होता क्या है, फौज की मुदाखलत बड़े लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन डिक्टेटरशिप के दौर में भी ऐसी मुदाखलत नहीं होती थी जैसी मुदाखलत अब हो रही है। यानी सब ये जानते हैं कि मुल्क को कौन चला रहा है, किस तरह से चल रहा है, एजेंसियों का किरदार क्या है। यहां पे खवातीन को अगवा किया गया, बच्चों को अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया, सहाफियों को अगवा किया गया, शायरों को अगवा किया गया, हर तबके के लोगों को दबाया गया, कुचला गया। और अभी ये जो मैं आपको बता देता हूं कि आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आया है और उसके बाद जिस तरह का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, इस रद्द-ए-अमल के बाद आप ये देखेंगे कि दोबारा से सोशल मीडिया को कुचलने के लिए, सहाफियों को और जितनी भी आवाजें हैं एक्टिविस्ट की, उन तमाम को कुचलने के लिए दोबारा एक क्रैकडाउन किया जाएगा और इसका गुस्सा उतारा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना, वो इस ओहदे पे बैठे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं होती तनकीद। बर्दाश्त, ताकत बहुत है ना, बहुत बड़ी ताकत है। बंदूक आपके हाथ में है, बूट आपके पैरों में है, तो ताकत बेशुमार है। तो जब ताकत का नशा चढ़ा होता है तो जो मर्जी करो, इसको उठाओ, गायब कर दो, उसको उठाओ, इधर ले जाओ, उसको उठाओ, ये कर दो, इसके साथ ये कर दो। और ताकत के नशे में आदमी घोड़े के ऊपर सवार होता है, लेकिन जब घोड़े से उतरता है तो पता चलता है परवेज मुशर्रफ 2 कमरों के फ्लैट में सिसक सिसक के मरा है और हम सब ने एक दिन मर जाना है और जाके अल्लाह को जवाब देना है। फिर जिस जिस औरत के गिरेबान में हाथ डाला है ना, वो वहां अल्लाह के हुजूर जाके जवाब मांगेगी कि तुमने मेरे गिरेबान में हाथ डलवाया सिर्फ इसलिए कि मैंडेट मेरा था, सिर्फ इसलिए कि अवाम मेरे साथ खड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे सामने झुकने से इनकार कर दिया, मैंने अपने लीडर के साथ वफादारी की। तो ये सारी चीजों का जवाब अल्लाह ताला के सामने जाकर तो देना पड़ेगा, या दें या ना दें। नाज़रीन, एक चीज मैं आपको और पढ़ के सुनाता हूं। आज पाकिस्तान में बार बार ये कहा जाता है ना कि रियासत से लड़ाई, रियासत से लड़ाई। बहुत सारे टाउट आपको कह रहे होते हैं, ओ जी रियासत से कोई नहीं लड़ सकता और रियासत से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये तासुर दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो रियासत है। DGI-SPR जब आते हैं रियासत से लड़ाई, मैं आज आपको बताता हूं कि रियासत की डेफिनेशन क्या है। ये जो सारे कहते हैं ना रियासत से लड़ रहे हैं, रियासत पे हमला कर दिया है, वो भी कोर कमांडर हाउस रियासत नहीं है, रियासत है ही नहीं। वो पिलर ऑफ द स्टेट जो होते हैं ना, रियासत के 3 सतून होते हैं। ये मीडिया तो जबरदस्ती बना हुआ है, एक्चुअली 3 सतून होते हैं। एक जुडिशरी है, वो तो फतह हो गया, एक पार्लियामेंट है, वो भी फतह हो गया, और एक जो है वो उसको कहते हैं इंतजामिया कह रहे हैं, आप उसको मुकन्नना कहते हैं, या आप ये कह रहे हैं कि जो सारी की सारी आपके जितने इदारे हैं उन सबको आप मिलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन वो ही होती है। तो उसके अंदर से एक छोटा सा हिस्सा है फौज भी, यानी जहां इतने सारे इदारे हैं उनमें एक इदारा फौज भी है, और फौज के अंदर जहां इतने सारे कोर कमांडर हैं उनके अंदर एक कोर कमांडर लाहौर का भी है। तो कोर कमांडर हाउस पे हमला कोई रियासत पे हमला नहीं है, ये रियासत के एक पिलर का एक छोटा सा एलिमेंट है, उसका एक दफ्तर है, वहां के ऊपर अटैक हुआ है। अब आप आ जाएंगे रियासत किसे कहते हैं और रियासत पे हमला कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं और कब कब रियासत पे हमला हुआ है। आइन का आर्टिकल 7 है, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 7 निकालें और उसको आप पढ़ें। ये डिफाइंस करता है द स्टेट। ये आर्टिकल 7 तारीफ करता है स्टेट की, एक्चुअली स्टेट है क्या या रियासत है क्या। विच इंक्लूड्स द फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज। बस ये रियासत है। मजे की बात यह है, ये सारी चीजें वो है जो आवाम मुंतखब करती है। यानी इस रियासत के अंदर कोई ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ फौज रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ पुलिस रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अदलिया रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई और दफ्तर रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि GHQ रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोर कमांडर हाउस रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि IG का दफ्तर रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फलाना सरकारी दफ्तर रियासत है। नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है जो जो चीजें रियासत में आती है, फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज। अब पार्लियामेंट के अंदर आपके सेनेट आ गई, कौमी असेंबली आ गई, सूबाई असेंबलियां आ गई, सूबाई और वफाकी हुकूमतें आ गई, और लोकल अथॉरिटीज का मतलब यह है कि जो आपके मेयर शेयर बनते हैं
या आपके काउंसलर या नाजिम बनते हैं, ये लोकल अथॉरिटीज आपकी आगे। ये है आपकी रियासत की डेफिनेशन आपके आइन के मुताबिक। तो कोर कमांडर हाउस के ऊपर या इधर जो वो गलत हुआ, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उस हमले को आप रियासत पे हमला नहीं कह सकते। फौज के साथ इख्तलाफ को या फौज की पॉलिसी से इख्तलाफ को आप रियासत से इख्तलाफ आप नहीं कह सकते, क्योंकि फौज या कोई फौजी वो रियासत नहीं है। रियासत की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है आईने पाकिस्तान के मुताबिक। अब या तो इसको बदल के इसके अंदर एक कॉमा लगा के आगे लिखे कि मिलिट्री चीफ, या इसके अंदर डालें आपके मिलिट्री जो है वो भी रियासत है। मिलिट्री तो रियासत नहीं है। रियासत तो जनाब 4 चीजों पे उन्होंने बताई आइन के मुताबिक, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पार्लियामेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। ये है जी रियासत। पार्लियामेंट के ऊपर थोड़ा सा पहले अटैक हुआ था नकाबपोशों का, वो था रियासत पे हमला। याद आ गया आपको? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 2 मरतबा अगवा किया गया, वो था रियासत पे हमला। एमएनएस को अगवा किया गया, वो था रियासत पे हमला। सेनेटर्स को अगवा किया गया, वो था रियासत पे हमला। हुकूमत जाली बनाई गई, अवाम के मैंडेट के खिलाफ जाली एक पूरा सिस्टम लाकर खड़ा किया गया, तो वो था रियासत पे हमला। इसको कहते हैं रियासत पे हमला। रियासत क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन को आप समझें। तो पाकिस्तानियों को जो ये धोखा दिया जाता है ना कि चंद लोग रियासत हैं या एक इदारा रियासत है, तो ऐसा नहीं है। रियासत क्या है फिर याद रखें आप, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें और आपकी पार्लियामान और आपकी लोकल बॉडीज या अथॉरिटीज, ये आपकी रियासत। एक काउंसलर जो है ना वो भी रियासत का नुमाइंदा है, रियासत है। आप उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। सरकारी अफसर किधर से रियासत आ गए? वो तो जो रियासत के सतून है उनके अंदर से एक सतून है, उस सतून का एक छोटा सा हिस्सा है कोई सरकारी ऑफिसर, चाहे वो कितने भी ग्रेड का हो। तो ये चीज आप क्लियर कर लें। एक और चीज है नाज़रीन, एक चोरी पकड़ी है पंजाब हुकूमत की, अजहर मशवानी साहब ने पकड़ी है। इतनी दूर बैठ के बरतानिया में उन्होंने चोरी पकड़ी है पंजाब के अंदर। तो यानी मैं एक अजीब चीज देख रहा हूं कि मरियम नवाज के लिए ना, जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक रूम क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज को बनाना चाहती है आने वाले वक्त में कि ये हमारी वजीर आज़म बनेगी। और वो आप देख भी रहे हैं, उनकी फुल टाइम ट्रेनिंग हो रही है। पाकिस्तान के मीडिया को ऑर्डर किया गया है कि मरियम नवाज को अच्छा अच्छा दिखाना है। ये भी ऑर्डर किया गया है इसके खिलाफ खबर कोई ना जाए। मीडिया को अच्छा डंडा दिया हुआ कि जनाब मरियम नवाज की गेम चुको, हालांकि टके का काम नहीं किया। लेकिन हैरत मुझे होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और खासतौर पर जो पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सिर्फ वो खैबर पख्तूनख्वा से मुजम्मल असलम या वो वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन या 1-2 और लोग, वो वहां से जवाब देते हैं पंजाब हुकूमत को, और तो कोई बात ही नहीं करता। पंजाब हुकूमत को जवाब ही नहीं देता। इन्होंने स्कूल प्राइवेट कर दिए, इन्होंने अस्पताल प्राइवेट कर दिए, इन्होंने डॉक्टर नौकरियों से निकाल दिए, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, दवाइयां जो है वो मिल नहीं रही, महंगाई इन्होंने कई गुना बढ़ा दी है, किसान को मजदूर को इन्होंने रोल के रख दिया है, आम आदमी की जिंदगी इन्होंने अजीरन कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर के सीरियस मसाइल है, किसी चीज के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। आप बिल्कुल फ्री हैंड मरियम नवाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की क़यादत है उसने दिया हुआ है। आलिया हमजा साहबा ने कुछ फैक्ट्स जारी किए हैं, वो इस पे काम करना चाहती हैं, लेकिन जो एक्चुअल क़यादत है या तो वो जेलों के अंदर बंद है, और जो बाहर है वो जो रूपोश है वो काम नहीं कर रहे इसके ऊपर। तो मरियम नवाज की जो पंजाब गवर्नमेंट है, इसको एक्सपोज करना इतना ही जरूरी है जितने बाकी काम जरूरी है। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक सख्ती की गई है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक कंप्रोमाइज, एक पोजीशन है कि उसके ऊपर कोई करता ही नहीं कुछ। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब के दौर में 80 रुपए की चीनी हो गई थी, तो इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे कि जनाब 80 रुपए किलो चीनी हो गई, चीनी चोर चीनी चोर चीनी चोर के नारे लग गए थे। अभी शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी की वजह से आपकी चीनी गुज़िश्ता 2 महीनों में, ये पंजाब और वफाक दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए, 2 महीनों के ऊपर चीनी की, आपकी 2 महीनों में चीनी की कीमत आपकी 22 रुपए बढ़ी है, 22 रुपए 40 पैसे, ये 2 महीने के अंदर बढ़ी है। और अब चीनी 160 रुपए किलो पे चली गई है। वो 80 रुपए के ऊपर इमरान खान साहब को चीनी चोर कह रहे थे, और आज 160 रुपए किलो हो रही है रमजान से पहले, और रमजान में ये और महंगी हो जाएगी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके ऊपर कोई आवाज ही नहीं उठा रहा, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में थोड़ी जरूरत पैदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में, और जो रियल मसाइल है अवामी उनको उठाना पड़ेगा, चाहे वो किसानों के हो, चाहे वो मजदूरों के हो, चाहे वो आम आदमी के हो। जो बिलों में झूठ बोला गया, आम आदमी के इशू को जब तक आप नहीं उठाएंगे आप उसको एंगेज नहीं कर सकते। इन्होंने आवाम की कमर तोड़ दी है, लेकिन आवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। आवाम की बात करनी पड़ेगी। अदर मशवानी साहब ने जो चोरी पकड़ी, मैं आपको बता देता हूं। मरियम औरंगजेब ने जनाब ट्वीट करके कह दिया कि जी लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने लगी है मरियम नवाज। दरिया रावी के किनारे 978 एकड़ पर जंगल उगाने की मुहिम का आगाज है। 144 एकड़ पर पहले 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं। मजमूई तौर पे ये हदफ है हमारा। शजरकारी नहीं, लाहौर के मुस्तकबिल की जमानत है। स्मोक और फदाई आलूदगी का ये कर देंगे, वो कर देंगे। शजरकारी मुहिम में अपना किरदार सबको अदा करना होगा।
लेकिन अदर मशवानी ने पकड़ा और एक पुरानी ट्वीट लगाई, उसमें उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज दौरा लाहौर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन के तहत दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी जंगल का इफ्तिताह करेंगे। दरिया रावी के किनारे लगाए गए जापान तर्ज के इस जंगल में 1,60,000 से ज़ायद पौधे लगाए गए। नाज़रीन, प्रोजेक्ट था इमरान खान का, इसका दोबारा इफ्तिताह ये लोग करने जा रहे हैं। मशवानी साहब लिखते हैं, और ये पुरानी ट्वीट है इमरान खान साहब के दौर की। मशवानी साहब लिखते हैं कि शर्म इन लोगों के पास से भी नहीं गुजरी है। अजली चोरों ने पहले चोरी से हुकूमत ली और अब हर रोज इमरान खान के मंसूबे चोरी करके अपनी तख्तियां लगाते फिरते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।